रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स पर तुरंत नजर डालते हैं। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 15,138 करोड़ से बढ़कर 26,994 करोड़ रहा है। तो प्राइमा फेसी जो फिगर्स आ रही है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, ये वाइवा बेसिस पे नंबर्स है। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 15,138 करोड़ से बढ़कर 26,994 करोड़ के आसपास आया है। नजर रहेगी बाकी नंबर्स पर भी, स्पेशली जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही रही हैं कि जियो के नंबर्स, रिटेल के नंबर, रिटेल कारोबार के नंबर बेहतर रह सकते हैं। O2C बिजनेस के भी आंकड़ों पर नजर रहेगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो नंबर्स आए हैं सामने वो कंसोलिडेटेड मुनाफे का आया है, जहां पर सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखेंगे या फिर वाई बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। 26,994 करोड़ का आंकड़ा आया है। बाकी जो अदर इनकम रही है वो 15,119 करोड़ के आसपास रही है। पिछले साल इसी तिमाही में जो अदर इनकम थी वो 3,993 करोड़ के आसपास थी। लेकिन प्राइमा फेसी जो फिगर्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं, नंबर ठीक दिखाई दे रहे हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, सो फार जो नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जी, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है दीपाली, और एक्सपेक्टेशंस जो थे हमारे नेट प्रॉफिट फ्रंट पे वो लगभग 19,700 करोड़ के आसपास का था। और कहीं ना कहीं मुनाफा जो है अब लगभग 27,000 करोड़ आ रहा है, यानी 10,000 करोड़ रुपए का बीट आपको नंबर पे दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये अदर इनकम जो है यहाँ आपको एक बम्पअप देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल में ये क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एशियन पेंट्स के शेयर बेचे थे, और मुझे लगता है वो जो कैपिटल गेन आया होगा उसके वजह से आपको अदर इनकम और ये प्रॉफिट में इतना बड़ा बम्पअप देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी दीपाली नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी है, हमारा अनुमान था 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और जो नंबर आया है 2,44,000 करोड़ रुपए के आसपास का। जो रेवेन्यू का फिगर भी है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आपको नज़र पड़ रहा है। तो जो फर्स्ट कट दिखाई पड़ रहे हैं नंबर्स रिलीज से, उसमें जो टॉप लाइन है यहाँ भी आपको बीट दिखाई पड़ रही है, और जो मुनाफा है यहाँ भी एक बड़ा बीट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 10,000 करोड़ का बीट देखने को मिल रहा है। ये देखा जाएगा कि कितना एशियन पेंट्स के सेल की वजह से आपको ये अदर इनकम में बेनिफिट मिला है। लेकिन क्लियरली नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहे हैं। शरद अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी डिटेल्स जब तक नंबर्स की आती हैं, पहले उनका एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। शरद जी नमस्कार। जो इनिशियल नंबर्स आए हैं मुनाफे के, अदर इनकम के, कैसे देखते हैं आप, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? टॉप लाइन पे हमें लगता है मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग 2,42,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2,48, तो वहां पे मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड है। बॉटम लाइन के लेवल पे अदर इनकम एडजस्ट करके शायद उतना एडवांटेजियस नहीं दिख रहा है। एक बार सेगमेंटल नंबर्स देखने के बाद और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बट टॉप लाइन के लेवल पे बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है। इनफैक्ट यतिन, मार्जिन्स, कंसोलिडेटेड मार्जिन्स के भी नंबर सामने आए हैं। हालांकि जैसे शरद भी कह रहे थे कि सेगमेंटल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली रिटेल कारोबार की, या फिर रिलायंस जियो के नंबर्स कैसे आते हैं। अगर और डिटेल्स आई हैं तो प्लीज बताइए। रिलायंस जियो के नंबर्स कैसे आए हैं, या फिर अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन्स देखें, कैसी फिगर्स आई हैं? तो देखिए दीपाली, जहाँ तक कि रिलायंस का सवाल है, जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स हैं वो मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। और जो अदर इनकम में एशियन पेंट्स के शेयर सेल का गेन है वो लगभग है 8,924 करोड़ रुपए, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का गेन दिखाई पड़ रहा है। और जो हमारे अनुमान से नंबर्स आए हैं वो 10,000 करोड़ बेटर आए हैं। तो अगर आप इसको हटा भी लें 1,100 करोड़ रुपए को, तो 11,000 करोड़ रुपए को, तो कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े बेटर देन एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं प्रॉफिट फ्रंट पे। और जैसे कि शरद जी कह रहे थे कि अनुमान से थोड़े बेटर हैं सेल्स के नंबर्स। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट मार्जिन जो है ना कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 17.6% के आसपास आए हैं। जी, तो वो भी अगर आप देखें ना दीपाली, तो सिक्वेंशियल भी इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंप्रूवमेंट है। और 42,900 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा नंबर आया है, जो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। अमरीश बलिगा भी हमारे साथ हैं। अमरीश जी, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन्स देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई दोनों बेसिस पे इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट के आंकड़े भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जो इनिशियल नंबर्स आए हैं एबिटा फ्रंट पर या प्रॉफिट फ्रंट पर, मार्जिन फ्रंट पर, कैसे रेट करते हैं आप? नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था, काफी क्रैक हो रहा था वॉइस।
अमरीश जी, इनिशियल नंबर्स जो आए हैं रिलायंस के वो कैसे लग रहे हैं? कंसो बेसिस पे मार्जिन्स 17.6% पर रहे हैं, मुनाफे का आंकड़ा भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 42,905 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रिपोर्ट किया है। तो इनिशियल फिगर्स कैसे दिख रही हैं? इनिशियल फिगर्स तो काफी ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि जो इवन रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था कि इट कम डाउन टू अबाउट 2.41, उससे भी बेटर फिगर्स आए हैं। और जो मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं, दैट इज आल्सो स्लाइटली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल तो अभी मैं बोलूंगा व्हाटएवर फिगर्स एज ऑफ नाउ हैव कम आउट, आई थिंक इट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड। रिलायंस यतिन, इनफैक्ट रिलायंस के बाकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस के कुछ डिटेल्स आई हैं क्या O2C या फिर जियो बिजनेस की? जी, तो जियो का जो डिटेल हमारे पास आ रहा है, सब्सक्राइबर बेस जो है वो लगभग अब बढ़ के 49.8 करोड़ हो गया है। तो जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है जून क्वार्टर में, जून एंडेड क्वार्टर में, वो आपको बेटर देन एक्सपेक्टेशन लग रहा है। दूसरा के जो आरपू हैं जियो के, वो फर्दर इंक्रीज हुए हैं। अनुमान था 206 रुपए का, और जो जियो के आरपू आए हैं 208 रुपये 70 पैसे, जो पिछले क्वार्टर 203 रुपये 30 पैसे के आसपास था। तो अगर हम सीक्वेंशियल बात करें तो 5 रुपये का जंप जियो के आरपूज में देखने को मिल रहा है। 2-3 रुपये के आसपास आरपू जंप का एक्सपेक्टेशन था। तो आरपू का नंबर भी अगर हम देखें तो ये बेटर है। और आपकी स्क्रीन पे अब O2C कारोबार का एबिटा भी आ रहा है, जो पिछले साल से बढ़ के 14,500 करोड़ रुपए आया है। इंपॉर्टेंट बात यह है O2C बिजनेस में कि सेल्स में आपने एक गिरावट देखी है, लेकिन जो मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जो क्रैक्स हैं, डीजल क्रैक्स हैं, जो GRMs हैं, वो सीक्वेंशियली इंप्रूव होते हुए नजर पड़े। इनफैक्ट सिंगापुर GRM इस क्वार्टर तिमाही दर तिमाही आधार पे 44% ऊपर था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली जो GRMs में बढ़त देखने को मिल रही है, शायद Q2 ऑनवर्ड्स वो बेनिफिट भी मिले रिलायंस को। शरद जी, आपको एक बार पूछना चाहूंगा, O2C कारोबार में जो हिसाब से GRMs और डीजल क्रैक्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो क्या आगे जाके भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट रहेगा? अभी तक तो देखिए एक्सपेक्टेशन यही है कि मोटा मोटी कोई ऐसा सप्लाई साइड शॉक या कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो मोटा मोटी मार्जिन्स यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। कोई नई कैपेसिटीज वगैरह भी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी नहीं आ रही है जो इसको बहुत मटेरियली ऑल्टरेट करें। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल ऑयल प्राइसेस साइड से कोई मेजर शॉक वगैरह आता है कि स्प्रेड्स कोलैप्स करें, प्रोबेबिलिटी कम ही दिखती है। तो मुझे लगता है चूंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहेंगी, तो O2C के नंबर्स भी मोर और लेस स्टेबल रहने चाहिए। टॉप लाइन के लेवल पे हमारे अनुमान से बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है, EBITDA के लेवल पे ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं O2C के नंबर्स। राइट। अगर हम शरद जी बात करें आरपूस की, तो 209 रुपए के आसपास ये फिगर आया है, एक्सपेक्टेशन 206 के आसपास था। तो क्या जो जियो टेलीकॉम बिजनेस है ये आपको लगता है टेक ऑफ करेगा क्वार्टर में? तो मेरे हिसाब से लगातार, क्योंकि शायद इस क्वार्टर जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो भी काफी स्ट्रांग है, और मोस्ट प्रोबेबली जो फाइबर का डेटा आएगा वो भी काफी स्ट्रांग आएगा। तो ये दोनों मिला के मुझे लगता है वहां पे एक सरप्राइज है। जियो के नंबर्स में हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान से मच बेटर नंबर्स हैं डिजिटल के EBITDA के लेवल पे। तो हम लोग करीब 16,600 के आसपास के EBITDA का अनुमान लेके चल रहे थे, वो नंबर उससे काफी बेटर है 18,300 के आसपास। तो मुझे लगता है जियो सर्टेनली टेक ऑफ कर गया है, और लगातार जैसे जैसे ये आपका अगले साल और थोड़ा आरपू इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश थी, तो गुंजाइश है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे वो प्ले आउट करता है और जैसे जैसे आपका ये FTTH भी टेक ऑफ करता है, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा आरपू में। राइट। अमरीश जी, आपका टेक, जियो का जो आरपू आया है लगभग 209 रुपए के आसपास आया है, एक्सपेक्टेशन 205-6 के आसपास था। तो ओवरऑल टेलीकॉम बिजनेस में क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी इंप्रूवमेंट रहेगा? जैसे शरद जी बता रहे थे, जियो फाइबर का भी एक इम्पैक्ट आना चाहिए पॉजिटिवली। तो आपका टेलीकॉम बिजनेस के रिजल्ट्स पे कोई टेक? जो नंबर्स आए हैं, आई थिंक अगेन बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्लियरली आई थिंक 207 का एक्सपेक्टेशन था, 209 के आसपास आया आरपूस। और यदि लास्ट 10 साल का यदि कैगर देखें फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री ओवरऑल, आरपूस बड़े हैं एट द रेट ऑफ 2% कैगर। हम लोग लगता है कि आगे जाके इट बी मच हायर देन दिस, एटलीस्ट अबाउट 7 to 8% कैगर होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो उस हिसाब से आई थिंक फॉर द टेलीकॉम पैक एंड स्पेशली जियो के लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज मोर लेस आई थिंक इट विल आल्सो ट्रैक द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ। तो ओवरऑल तो मैं पॉजिटिव हूँ टेलीकॉम स्पेस में।
ओके अच्छा अमरीश जी, अगर O2C बिजनेस की बात करें, जो नंबर्स अभी यतिन ने भी डिस्कस किए, नंबर्स के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस ये भी थी कि क्या कमेंट्स मैनेजमेंट के आते हैं, स्पेशली जिस तरीके की क्रूड ऑयल की प्राइस की मूवमेंट रही है, जियोपॉलिटिकल जिस तरीके की सिचुएशन रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमेंट्री के पर्सपेक्टिव से? O2C के नंबर्स जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं वो कैसे रेट करते हैं? देखिए, जो जीआरएम एक्सपेक्टेड था, बिकॉज क्लियरली सिंगापुर जीआरएम काफी इंक्रीज हुए हैं। आई थिंक द रिबाउंड वाज एक्सट्रीमली गुड। और लाइक रिलायंस के जो क्रैक्स हैं फॉर एचएसडी, दैट इज स्लाइटली हायर, तो क्लियरली इट शुड बी एट अ प्रीमियम टू सिंगापुर जीआरएम। तो 11.7 का एक्सपेक्टेशन है। और आई थिंक गोइंग अहेड जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो एक काफी बड़ा इशू रहेगा फॉर ऑयल प्राइसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स हो रहा है रशियन ऑयल का। और यहाँ पे यदि 100% टैरिफ का बात हो रहा है, एंड इफ दैट बिकम्स अ रियलिटी, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक वी नीड टू वॉच दैट वेरी क्लोजली। तो अभी इस पे कमेंट करना मुश्किल है, बट इफ इन केस दैट हैपेंस, वो थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा। यतिन, रिटेल आर्म के नंबर्स स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर या एबिटा फ्रंट पर कुछ डिटेल्स आई हैं क्या? क्योंकि ये एक वो सेगमेंट है जिस पर स्ट्रीट्स के क्लोजली वॉच कर रहा है किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी और स्पेशली आगे के प्लान्स किस तरीके की कंपनी के रहेंगे। बट सो फार नंबर्स, कुछ डिटेल्स इस सेगमेंट की आई हैं क्या? तो देखिए, प्रेस रिलीज अब एक्सचेंज पे जस्ट आई है और मैं अभी नंबर्स जो देख पा रहा हूँ उसमें ये समझ रहा है कि जो स्टोर्स का काउंट है आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। लगभग 19,600 स्टोर्स अब जियो के ऑपरेशनल हैं रिटेल बिजनेस के। और कहीं ना कहीं ये जो फिगर था पिछले क्वार्टर में वो था 19,340 के आसपास। तो अगर हम देखें तो 260 नए स्टोर्स इस क्वार्टर में खुले हैं। और अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो 35 करोड़ के पार चले गए हैं। 35.8 करोड़ के आसपास ये नंबर आ रहा है। रिपोर्टेड एबिटा जो है रिटेल कारोबार का ये आया है 6,400 करोड़ के आसपास का, जो कि 12.5% से थोड़ा बेटर साल दर साल बेसिस पे देखने को मिल रहा है। और मार्जिन्स भी आपका 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 8.7% पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। शरद जी, आपका जो मैं नंबर पढ़ रहा हूँ और जो नंबर्स हैं, प्राइमा फेसी मार्जिन्स भी बढ़े हैं सर, और एबिटा भी एब्सोल्यूट बेसिस पे 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिटेल बिजनेस पे मुझे ध्यान है कि आप बोल रहे थे कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले क्वार्टर, तो अब क्योंकि हम कंसोलिडेशन ब्रॉडली कर चुके हैं, क्या आपको लगता है रिटेल किक ऑफ होगा? फेस्टिव सीजन है, गणेश चतुर्थी है, अभी राखी है, बहुत सारी अभी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि रिटेल में भी पिकअप आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा? जी बिल्कुल, आइडियली आना चाहिए। और इस क्वार्टर के नंबर्स में खास करके एबिटा वगैरह के नंबर्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। मुझे लगता है, हालांकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी भी स्ट्रीमलाइनिंग का थोड़ा इफेक्ट दिखेगा तो रिटेल के नंबर शायद इतने बढ़िया नहीं आए, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं एबिटा के नंबर्स। स्टोर एडिशन भी हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे 230-35 उससे ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से वो भी बेटर है। और स्ट्रीमलाइनिंग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था वो उतना नहीं आया है। प्लस जो आप 30 मिनट डिलीवरी ऑलरेडी जियो उसको तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट भी आपको आने वाले समय में दिखना चाहिए। और जैसा आपने बोला, फेस्टिव सीजन और सारा फेस्टिव सीजन और ये सब चालू होता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ से और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। और ऑब्वियसली वैल्यू ड्राइवर भी ये तगड़ा है क्योंकि हायर ऑपरेटिंग मार्जिन का बिजनेस है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल O2C है। तो मुझे सर्टेनली लगता है कि आने वाले समय में ये 30 मिनट डिलीवरी और फेस्टिव सीजन का बूस्ट और स्ट्रीमलाइनिंग की जो बेस होनी थी वो ऑलरेडी हो गई है, तो यहाँ से अब लगातार यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको दिखनी चाहिए। और क्योंकि आपने जो क्विक डिलीवरी की बात की, तो डेटा ये है कि जो क्विक हाइपर लोकल कॉमर्स बिजनेस, जो क्विक डिलीवरी बिजनेस है, सिक्वेंशली जो डेली ऑर्डर्स हैं 68% बढ़े, 68%, और लगभग 250% साल दर साल बेसिस पे बढ़े हैं। तो काफ़ी स्केल हो रहा है। और कहीं ना कहीं 4,300 पिन कोड्स में अब ये क्विक हाइपर लोकल सर्विसेज शुरू हो गई हैं। 1000 सिटीज़ से ज़्यादा अब कवरेज हो रहा है जियो मार्ट के अंदर। अमरीश सर, आपको पूछना चाहूँगा, देखिए ग्रोसरी एक बिजनेस है जो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रिलेटेड है, डिस्पोजेबल इनकम रिलेटेड है, वहाँ वॉलेटिलिटी होती है, फेस्टिव सीजन में अच्छा कर लेगा। लेकिन आजियो लक्स की बात करें, शीन की बात करें, जो इनका फैशन बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, क्या आपको लगता है रिटेल में बहुत सारे इंजिन्स इंटरनली भी फायरिंग है और जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है उसमें ज्वेलरी में अपटिक हो सकता है, फैशन बिजनेस में अपटिक हो सकता है, और ये जो
क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं कंपनी स्केल करने की, तो वहां से भी एक बड़ा बेनिफिट आता हुआ नजर पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम लाइक बढ़ रहा है, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स जो बजट में हुए थे उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन द फेस्टिव सीजन जो हम लोग ग्रोथ देखेंगे विल बी क्वाइट डिसेंट कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन लास्ट ईयर। तो आई थिंक उसका बेनिफिट तो क्लियरली रिलायंस रिटेल को मिलेगा एंड अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स। तो ओवरऑल आई थिंक इट शुड बी पॉजिटिव फॉर रिलायंस रिटेल। ये अगर बियॉन्ड फेस्टिव ग्रोथ को भी हम देखें तो भी रिलायंस रिटेल को लेकर स्पेशली आउटलुक क्या है, कंसीडरिंग फिजिकल हो या फिर डिजिटल प्रेजेंस हो, कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी जो प्रेजेंस है वो एक्सपैंड कर रही है और सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है, ब्यूटी, वेलनेस, इन सब पॉकेट्स में भी, इन सब सेगमेंट्स में भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है, स्टोर एक्सपेंशन तो कंसिस्टेंटली कर ही रही है। तो इन सब पर्सपेक्टिव से कि जो बैंडविड्थ है, जो प्रेजेंस है अलग अलग सेगमेंट्स में वहाँ भी आगे बढ़ रही है, उस पर्सपेक्टिव से क्या राय रहेगी रिलायंस रिटेल पर अगर ब्रॉडर आउटलुक ले? ये क्वेश्चन मेरे लिए? जी अमरीश जी। See, I mean, they're across all verticals. So I think from that point of view, it is covering the customer requirement from all sides. तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा बात है कि if we see the margins are also consistently improving. तो ये भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि if you look at the other retail outlets, I mean, for example, if you're looking at DMart, वहां पे काफी इश्यूज है मार्जिन्स को लेके, whereas if you look at Reliance Retail, I mean, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिन्स आर इंप्रूविंग, सो दैट्स द डिफरेंस। ओके, तो इनफैक्ट जो फिगर्स सो फार आई है, अभी तक हमने रिटेल की बातचीत की, ओटीसी बिजनेस की बातचीत की, नंबर्स ठीक ही दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या आती है, क्योंकि स्ट्रीट बहुत कुछ यतिन इनफैक्ट कमेंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, क्योंकि नंबर्स के साथ साथ आगे के प्लान्स बाजार सुनना चाहता है, अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर क्या रहेंगे। तो देखिए, जो प्रेस रिलीज है ना दीपाली, उसमें जो चेयरमैन साहब हैं मुकेश अंबानी, इनका जो कोट है उनको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो FY 26 की शुरुआत है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तर्ज पे देखा जाए। कंसोलिडेटेड एबिटा उनके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हुआ है। और देखिए, ये जो Q1 था इसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, क्रूड की सप्लाई पे इम्पैक्ट था, रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेटेड था, ईरान इजराइल का वॉर एस्केलेटेड था, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी सारी आपको Q1 में हरकतें होती हुई नज़र पड़ी। तो ये जो जियोपॉलिटिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई, जिसके कारण क्रूड में एक स्पाइक आया, ग्लोबल डिमांड भी ट्रेड वॉर की वजह से ऊपर नीचे हो रही। उसके बावजूद हम अगर देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी ये कहते हैं कि जियो ने एक नई हाइट स्केल की है, क्योंकि इन्होंने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ 5G सब्सक्राइबर अब बना लिए हैं, और करीब 2 घरों को ये अब कनेक्ट करते हैं जियो एयर फाइबर से। तो जो टेलीकॉम बिजनेस है उसमें भी अगर हम देखें तो जो शेयर ऑफ 5G कस्टमर्स है वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। जो कुल मिला के कस्टमर्स हैं उसका लगभग 35% से ज़्यादा आपको अब 5G कस्टमर दिखाई पड़ रहा है। और शरद जी ने करेक्टली कहा कि 5G में जिस हिसाब से एडिशन हो रहे हैं, नए कस्टमर एडिशन हो रहे हैं, उसकी वजह से आरपू पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली मार्जिन्स की बात करें तो टेलीकॉम बिजनेस को ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से और 5G में जो ज़्यादा कस्टमर जुड़े हैं इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके अलावा जो रिलायंस का मीडिया बिजनेस है, जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां स्पोर्ट्स भी आपको मिल रहा है, न्यूज़ भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो जो मीडिया कारोबार है यहाँ आपको एक 360 डिग्री अप्रोच मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ भी नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत की ग्रोथ जर्नी है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और लीडिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात मुकेश अंबानी साहब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो रिलायंस है इनका स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, और आने वाले 4-5 साल में बिजनेस को किस तरीके से डबल किया जाए इसके टारगेट्स के बारे में फिर से एक बार रीट्रेशन किया है। शरद जी, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, जो O2C बिजनेस है, वो Q1 में ऑब्वियसली वॉलेटाइल रहा क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी सारे थे। लेकिन अब सिंगापुर GRM में एक रिकवरी देखी है हमने। जनरली डीजल क्रैक्स बढ़े हैं, थोड़े बहुत कमोडिटी के प्राइस में एक हल्का सा सुधार देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है एक बार ये ट्रेड वॉर सलझ जाए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाए, तो ये O2C बिजनेस जो अभी थोड़ा ग्रोथ के लिहाज से एकदम एग्रेसिव नहीं बन रहा है, शायद आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ अच्छी ग्रोथ पिकअप हो, विज़वी जो जियो टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल में जिस तरीके से इंप्रूवमेंट देख रहे हैं उस तरीके का रिजल्ट अब O2C कारोबार भी देना शुरू कर दे?
आप देखिए टिपिकली रिटेल और जियो जैसी ग्रोथ और मार्जिन्स तो O2C को कन्वर्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मुझे लगता है सर्टेनली जैसे अभी भी लगभग 50-51% ऑफ रेवेन्यूज आता है, बट एबिटा शेयर लगभग 35-36% के आसपास है। तो 1-2% जैसी इंप्रूवमेंट आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट उसमें हो। बट जैसा वैल्यूएशन मिक्स में और एबिटा मिक्स में अभी रेशियो है, मेरे हिसाब से वो और स्क्यू होता जाएगा न्यू एनर्जी बिजनेस, रिटेल और आपका टेलीकॉम के फेवर में। और O2C यूजुअली मार्जिनलाइज होगा ओकेजनली लॉन्ग टर्म में, जब साल, 1.5 साल, 2 साल में इनके जो बड़े कैपेक्सेस हैं वो पूरे होते हैं। वो जैसे जैसे प्ले आउट करते हैं वो लार्जली O2C को एड करेंगे। और ये जो नॉर्मल इंप्रूवमेंट्स है, हाँ सर्टेनली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री लेवल जो वोलेटिलिटी एक्सेसिव हमने देखी है पिछले साल 1.5 साल में जियोपॉलिटिक्स की वजह से, अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज होगी, तो हो सकता है आपका इबिटा मिक्स में थोड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको वहां देखने को मिले, जिसकी वजह से आप इबिटा मिक्स में जो अभी 35% के आसपास है वो हो सकता है 36% या लगभग 35-36% के आसपास स्टेबिलाईज हो जाए। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वहां से नहीं मिलेगी, बट ग्रोथ इंजिन्स मेरे हिसाब से आने वाले समय में न्यू एनर्जी, रिटेल और आपका ये टेलीकॉम ही रहना चाहिए। बिल्कुल, रिटेल और टेलीकॉम कारोबार पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन कमेंट्री जो आ रही है उसमें कंज्यूमर बिजनेस को लेकर भी टेक आया है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है जिसने ओवरऑल रेवेन्यूज़ को सपोर्ट किया है। लेकिन ये बात हुई नंबर्स की, जहां पर जियो के नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं, रिटेल आर्म के मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर O2C बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी एबिटा में 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए, शुक्रिया अमरीश जी और शरद जी आने के लिए शो में और नंबर्स पर अपने कॉमेंट देने के लिए। और यतिन, आपका भी शुक्रिया नंबर्स की तमाम हाइलाइट्स व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। मंडे को अब रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, देखना होगा किस तरीके का रिएक्शन आता है। बट ये बात रिलायंस के नंबर्स की। आप सभी का शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।